आर्टिकल 74 से किया था ना, 78 तक है। आज हम करेंगे, अगर जिसने पिछली क्लास की है आर्टिकल 74 से 78 तक, वो ये बहुत जल्दी समझेगा। इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं, दो तीन शब्दों का चेंज है, बाकी बातें वो सेम ही है। वीडियो रुक गया है। हाँ, क्या? अभी ठीक है, वीडियो रुक गया था। समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो गुड़िया? हो जाता है। हम क्लास के बाद में बात करते हैं इस टॉपिक पे ना, अभी ये खत्म कर लेते हैं टॉपिक है ना। खत्म होते ही मैं 5 मिनट दूंगा आपको, बात करेंगे उस पर, ठीक है। सबसे पहले करते हैं राज्य की कार्यपालिका। ठीक, आर्टिकल 163 से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो आर्टिकल मैंने नहीं लिखा है, ये हमारे मूल संविधान में लिखा हुआ है ना। संविधान है, उसमें लिखा है आर्टिकल अनुच्छेद 163 163 की, जैसे 74 आर्टिकल में क्या लिखा था कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद होगा। है, उसी तरह राज्य में, स्टेट में भी राज्यपाल को सहायता सलाह देने के लिए, सहायता देने के लिए कौन होगा, मंत्रिपरिषद होगा। ठीक, अब हम इन चीजों को एक एक करके, इनके 3 पॉइंट हैं, इन तीनों को अलग अलग कर तोड़ के पढ़ते हैं। सबसे पहले आर्टिकल अनुच्छेद 163 क्या कहता है कि राज्यपाल को अपने कार्य में मदद करने के लिए और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। अब हमने पिछली क्लास में पढ़ा आर्टिकल 74 कि केंद्र में भी राष्ट्रपति अकेले शासन नहीं चलाता, उसको सहायता देने के लिए कौन होगा, पीएम, और मंत्रिपरिषद उसकी सलाह पे होगा। अब यहां पे एक फर्क देखना, राज्यपाल वापिस उसकी सलाह माने ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन केंद्र में मैंने बताया था कि इंदिरा गांधी सरकार ने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, पिछली क्लास में था 1976, और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, मोरारजी देसाई, ये दो संविधान संशोधन आते हैं कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही काम करेगा। ये तो इसमें बोला। 44 में यह कहा कि वो एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन राज्यपाल के बारे में यह नहीं लिखा है कि वो अनुसार ही करेगा, केवल सलाह से कार्य करेगा। देखो, बाइंडिंग ज्यादा नहीं है। देखो क्या लिखा है, राष्ट्रपति उपेक्षित अपने कर्तव्यों को विवेकानुसार करे, इनको छोड़कर राज्यपाल प्रयोग सहायता और सलाह से एक मंत्रिपरिषद होगी। अब देखो यहां क्या लिखा है, राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार भी काम कर सकता है। क्या 74 में लिखा था राष्ट्रपति विवेक के अनुसार काम कर सकता है? संविधान में लिखा है? नहीं लिखा है। लेकिन राज्यपाल के लिए लिखा है कि वो अपने विवेक के अनुसार भी काम कर सकता है। ठीक, अब पढ़ेंगे कितना विवेक करेगा, क्या करेगा। तो राज्य में राज्यपाल अकेले शासन नहीं करता, उसको शासन के लिए किसकी सहायता चाहिए, सीएम और राज्य परिषद, जो सलाह देगी उसके सलाह के अनुसार वो काम करेगा। जैसे मंत्री नियुक्त करना सीएम की सलाह पे, विधानसभा है उसको बुलाना या विधानसभा को भंग करना, कोई भी विधेयक है उसको लागू करना, प्रशासनिक सारे के सारे काम राज्यपाल, क्या, सीएम, चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री बोल दो, राज्य परिषद की सलाह से करेगा। राज्यपाल नाम मात्र की कार्यपालिका है, लेकिन इसके पास कुछ विवेक, वो अपने अनुसार भी काम कर सकता है। अब यह नहीं कि विवेक में सब कुछ कर देगा, नहीं, विवेक का अधीन शक्ति है उसके पास, लेकिन वो लिमिटेड है, एब्सोल्यूट नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे आर्टिकल 200, आर्टिकल 356 है, सिक्स शेड्यूल, छठवीं अनुसूची, उनके ऊपर उसकी विवेकाधीन है, उनमें कोई उनको नहीं रोक सकता, राष्ट्रपति को, सॉरी राज्यपाल को, है ना। अब देखो ये क्या लिखा है, क्लोज एक, जैसे आर्टिकल 60 में हम देखते हैं, 63 में, कि जिन मामलों में संविधान राज्यपाल को विवेकाधीन शक्ति देता है उन्हें छोड़कर राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। तो संविधान ने उनको विवेकाधीन की शक्ति दी है और आर्टिकल में लिखा है, लेकिन राष्ट्रपति के आर्टिकल में विवेकाधीन नहीं लिखा है, राज्यपाल का संविधान में लिखा है। अब देखो अनुच्छेद 163 की सबसे बड़ी ट्रेप लाइन आपको देखोगे, कुछ मामलों में राज्यपाल अपनी मर्जी से काम कर सकता है। कौन कौन सी? पहली है हंग असेंबली। हंग असेंबली क्या होता है, मैंने कल ही बताया था कि हंग असेंबली का मतलब, जैसे 543 हमारी लोकसभा की सदस्य संख्या है, 272 जिनके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, जो लोग चुन के आएंगे, तो वो सरकार बना लेंगे। अब मान लो किसी भी पार्टी को 272 नहीं मिला, किसी को 140 मिला, जैसे 143 मिला था वीपी सिंह को, 143 सीट वीपी सिंह को मिली थी, 196 में कांग्रेस को मिली थी। कब मिली थी?
1989 के इलेक्शन में। तो हंग असेंबली होगी, तो हंग असेंबली में राष्ट्रपति को भी वो अपने विवेक के अनुसार काम कर सके, विवेक के अधीन होकर राष्ट्रपति भी किसी भी पार्टी को बुला के, जिस पार्टी को लगता है राष्ट्रपति को सपोर्ट है, उनको प्रधानमंत्री बना देगा। लेकिन फ्लोर टेस्ट तो करना होगा। फ्लोर टेस्ट का मतलब लोकसभा में वोटिंग होगी। अब ऐसे ही सिचुएशन हंग पार्लियामेंट राज्यों में भी बन जाती है। जब किसी पार्टी को बहुमत ना मिले तो राज्यपाल अपने विवेक के अधीन उस पार्टी को बुलाएगा जिनको लगता है कि इसके पास ज्यादा सपोर्ट है, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं रह सकता अगर उन्होंने फ्लोर टेस्ट पे बहुमत साबित नहीं किया। दूसरा ये विवेक का है, राष्ट्रपति शासन की रिपोर्ट भेजना। अगर हम आर्टिकल 356 अलग से पढ़ेंगे, पूरा 356 भी पढ़ेंगे, 365 भी पढ़ेंगे, है ना, इन दोनों में क्या कंपैरिजन है ये भी देखेंगे। लेकिन अभी यहां देखो उसके पास क्या विवेक की शक्ति, विवेक के अधीन 356 के तहत राज्य की मशीनरी फेल होने का मतलब, अगर कोई भी अधिकारी का ऑर्डर है, जैसे केंद्र सरकार ने कोई निर्देश दिया, वो राज्य की सरकार नहीं मान रही है, या राज्य में संविधान के अनुसार काम नहीं हो रहा है, तब वो राष्ट्रपति रिपोर्ट भेजेगा, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगवा देगा। तो 356 के तहत क्या है, विवेक के अधीन है। बिल रिजर्व करना, आर्टिकल 200 कहता है कि अगर राज्य की विधानसभा ऐसे बिल लेके आ जाए जिन बिलों से हाईकोर्ट की शक्ति कम हो, या केंद्र सरकार के या दूसरे राज्य के हित प्रभावित हो, तो वैसे बिलों को, वैसे कानून को वो रख सकता है, पास नहीं करेगा। ठीक, तीसरा। चौथा है सिक्स शेड्यूल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है। इन 12 शेड्यूल में पिछली क्लासों में पहला शेड्यूल मतलब फर्स्ट अनुसूची, चौथी अनुसूची के बारे में बात कर चुके हैं। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा के सीटों की संख्या। पहली अनुसूची में भारत के जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम। दूसरी अनुसूची भी पढ़ चुके हैं हम। दूसरी अनुसूची में क्या पढ़ा था कि जो मंत्री होंगे उनकी क्या मिलेगी? सैलरी दूसरी अनुसूची से होगी, जब तक लोकसभा कानून ना बना दे। तो लोकसभा ने 1952 में कानून बना दिया, तो उस कानून के तहत मिलता है। तीसरी अनुसूची भी पढ़ी हमने पिछली क्लास में कि तीसरी अनुसूची के अनुसार मंत्री, केंद्र के मंत्री या राज्य के मंत्री क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। छठवीं अनुसूची किससे संबंधित है? ट्राइबल एरिया के लिए संबंधित है। अनुसूचित जनजातियां, एसटी। अब ये किन किन एसटी के लिए? नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य हैं, उन पे 6 शेड्यूल लागू होता है, पूरे देश पे लागू नहीं होता। तो वहां पे क्या बनते हैं? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बनाना। तो 6 शेड्यूल में जो पावर है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट मतलब वहां पे एक जिला बनाया जाएगा कि ये उसी जाति का है। वो जिला कौन बनाएगा? उसी राज्य का सीएम नहीं बनाएगा, राज्यपाल। ये उसका विवेकाधिकार है। नया डिस्ट्रिक्ट बना दे, कौन सा? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, जहां पे ट्राइबल कानून चलेंगे। उनकी बाउंड्रियां बदलना, उनके नाम बदलना, या 2 ट्राइबल डिस्ट्रिक्टों को मिला देना, जहां पे जिन्हें क्या बोला जाता है? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट को। अब आपके मन में आएगा तो ये है कौन कौन से? दूसरा, एक होता है कि मान लो कि एक एरिया में, मान लो ये एक एरिया है, इसमें एक जाति रहती है, भील। अब मान लो इस एरिया के अंदर, मान लो ये एक दूसरा एरिया है, यहां भील भी है, लेकिन कुछ कुछ एरियाओं में यहां पे ग्रासिया जाति भी है? तो इस एरिया को तो बोला जाएगा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। लेकिन इस एरिया के अंदर, इस एरिया पे इनका कानून नहीं चलेगा, भीलों के ऊपर ग्रासियों का कानून नहीं चलेगा। तो वहां पे क्या बना दिया जाएगा? ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल। छठी अनुसूची पढ़ेंगे तब आराम से बताऊंगा, है ना। सेम डिस्ट्रिक्ट में अलग ट्राइब हो तो गवर्नर क्या बनाएगा? रीजनल काउंसिलिंग बना देगा। ये सीएम नहीं बना सकता। अब हमारे देश में ये देखो, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे हम, तो नॉर्थ ईस्ट में 4 राज्य याद रखना। असम, असम के नीचे मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनमें क्या है? 6 शेड्यूल के अनुसार ऑटोनॉमस काउंसिलिंग, ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिलिंग और ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है। जबकि बाकी के जो 3 बच रहे हैं, कौन कौन? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। ठीक, 1 2 3, सॉरी मिजोरम नहीं, 4 3, हाँ, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। इनके अंदर 6 शेड्यूल अप्लाई नहीं होती है। इनमें क्या अप्लाई होता है? इनर लाइन परमिट। ये इनर लाइन परमिट क्या होता है कि इन एरियाओं में आप अगर घूमने भी जाओगे ना, तो वहां की सरकार से आपको परमिट लेना होगा, जिन्हें बोला जाता है इनर लाइन परमिट। ये हमारे देश में केवल इन 3 राज्यों में ही इनर लाइन परमिट मांगा जाता है। आपसे पूछे इनमें नहीं, इन 4 में नहीं है। किसमें? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। लेकिन इनमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर में इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, क्योंकि वहां के ट्राइब्स को
प्रोटेक्ट करने के लिए इनर लाइन परमिट लागू किया गया है। आज किन राज्यों में लागू है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। मणिपुर में 2019 होगा। देखो मिजोरम में पहले था नहीं, लेकिन उसमें भी लागू है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन ध्यान रखना। लेकिन असम, मेघालय, त्रिपुरा में लागू नहीं है। क्यों आया इनर लाइन परमिट? ट्राइबल कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी जमीनें प्रोटेक्ट करने के लिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि एक गांव में 100 ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, बाहर से लोग आके 50 बस गए, तो वहां की डेमोग्राफी चेंज हो गई। जैसे असम के बांग्लादेश के बंगाली जाके असम में बसे, तो वहां की डेमोग्राफी बंगाली होगी, बंगाली लैंग्वेज होगी, असमिया लैंग्वेज रही नहीं। इसी तरह मेघालय में क्या इनर लाइन परमिट है? नहीं, मेघालय में नहीं है। देखो इन 4 में है। तो आपसे पूछे मेघालय में है, क्या बोलना है? नहीं। नागालैंड 6 शेड्यूल में आता है? नहीं, नागालैंड 6 शेड्यूल में नहीं आता। इनर लाइन परमिट है 6 शेड्यूल में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। अब आता है यदि कोई विवाद हो जाए। अब देखो ये विवेकाधीन शक्ति किसकी है? गवर्नर की। अब ऐसा विवाद हो जाए कि ये गवर्नर का विवेकाधीन के अधीन नहीं है, इसका डिसीजन कौन लेगा? कि विवेकाधीन का मतलब डिस्क्रेशनरी पावर किसका है? इसका क्या निर्णय राष्ट्रपति करेगा? आपसे एग्जाम दे कि गवर्नर की विवेकाधीन शक्तियों का निर्णय सुप्रीम कोर्ट करता है, राष्ट्रपति करता है या केंद्र सरकार करता है? कोई नहीं करता, गवर्नर खुद ही करेगा। कि मेरा डिस्क्रिशनरी मैटर है या नहीं, यह निर्णय राज्यपाल ही करेगा। ठीक। अब देखो ट्रैप, संविधान में लिखा है फाइनल, पर इसका मतलब यह थोड़ा कि पूर्ण रूप से फाइनल है? नहीं। शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है। इस केस में बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करना होगा, और उसे जो डिस्क्रिशनरी पावर, जो विवेकाधीन की पावर संविधान से मिली है, उनका यूज कर सकता है। लेकिन वो विवेकाधीन की शक्ति को गलत यूज नहीं कर सकता। देखो जजमेंट कहती है मंत्रिपरिषद करेगा किसके ऊपर? शमशेर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जहां पे एक्सेप्शन है, जहां पे विवेकाधीन की शक्ति यूज करनी है, हंग असेंबली सीएम के अपॉइंटमेंट में कर सकता है। 356 बिल रिजर्व आर्टिकल 200। गवर्नर है जे एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन। एब्सोल्यूट का मतलब बहुत ज्यादा गलत नहीं है, उसको विवेकाधीन भी अनलिमिटेड नहीं है, कोर्ट उसका रिव्यू कर सकता है। ये माला, अगर वो मालाफाइड हो, मालाफाइड देखो, एक होता है बोनाफाइड, मतलब बोना मतलब अच्छा, मालाफाइड, माला मतलब बेकार। तो मालाफाइड मतलब बेकार लगे कि विवेकाधीन की शक्ति बेकार है, तो शमशेर सिंह के केस के अनुसार कोर्ट उसको रिव्यू कर सकती है। अब आता है कि गवर्नर को क्या सलाह दी मंत्रियों ने, उसकी कोर्ट कोई जांच नहीं करेगा। यही ऊपर है कि राष्ट्रपति को क्या, प्रधानमंत्री ने क्या सलाह दी, कोर्ट उस पर कोई जांच नहीं करेगा। ठीक। अब राष्ट्रपति के पास विवेकाधीन की शक्ति है लेकिन बहुत कम है। देखो 44वां संविधान संशोधन कब आया था? हैं 1978, मोरारजी देसाई लेके आए थे। उसमें क्या कर दिया है कि वो अपनी एक सलाह को मानना ही पड़ेगा, लेकिन सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन गवर्नर के पास क्या है? राज्य के राज्यपाल के पास कुछ वास्तविक विवेकाधीन की शक्ति है, राष्ट्रपति के पास ये नहीं है। यही अंतर है। और आपसे यूपीएससी पूछे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की विवेकाधीन के अंदर क्या अंतर है, तो आप क्या बताओगे? हैं? तो ये आपको अंतर बताना है कि उसको मिला। देखो ट्रेप आया, राज्यपाल हर मामले में, देखो ये क्वेश्चन पूछा आपसे, राज्यपाल हर मामले में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बांधे। हर मामले में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 163 में लिखा है वो कुछ काम अपने विवेक के अधीन भी कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति के लिए नहीं लिखा है। तो ये स्टेटमेंट गलत। यूपीएससी ने दूसरा ट्रेप, ट्रेप का मतलब आपको जाल में फंसाया। दूसरा, राष्ट्रपति और राज्यपाल की डिस्क्रेशन मतलब विवेकाधीन की पावर समान है। क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल समान है? नहीं, राष्ट्रपति की कम है। राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है, और तो नहीं है ना। विवेकाधीन की शक्ति राज्यपाल की बहुत ज्यादा है। ठीक। अब आता है मंत्रियों के बारे में। हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि 75 प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के बारे में है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। वैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री कहने पर राष्ट्रपति। वैसे ही केंद्र राज्य सरकार में मुख्यमंत्री कहने पे राज्यपाल उनकी नियुक्ति करेगा। लेकिन सेंटर में एक चीज यहां अलग है, यहां पे यह लिखा है कि 4 राज्यों के लिए अलग से मंत्री होगा, ट्राइबल मिनिस्टर। कौन कौन है वो 4?
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, यहां पे कंपलसरी है एक ट्राइबल मिनिस्टर, जनजाति मिनिस्टर रखना। और बाकी संख्या बातें वही है। तो इनको हम एक एक, देखो संविधान में तो ये लिखा है, इसको आप जब नोट्स मिलेंगे तो पढ़ लेना। हम इसको आराम से एक एक को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। पहला देखो, ए यहां से आते हैं इन सब। पहला क्लोज कि सीएम कौन अपॉइंट करेगा? राज्यपाल करेगा। जिस पार्टी या गठबंधन के पास मेजोरिटी है तो उसका लीडर सीएम के लिए मनोनीत हो जाएगा। अगर बहुमत नहीं है तो हंग असेंबली बनेगी, तो उसमें गवर्नर पे है, वो किसको बुलाए। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? गवर्नर के कहने पे सीएम करेगा। अब यह नहीं है कि वो मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत रहेंगे? राज्यपाल। तो इसका मतलब ये तो राज्यपाल कभी हटा सकता है? नहीं। सीएम जब कहेगा तभी मंत्रियों को हटा सकता है, राज्यपाल पहले नहीं हटा सकता। ये आर्टिकल 164। अब देखो ट्रेप आया, क्या गवर्नर अपनी मर्जी से मिनिस्टर को हटा सकता है? नहीं, सीएम की एडवाइस से हटाएगा। अब मैंने बोला आर्टिकल 163 में यहां पे यूपीएससी घुमा देगी कि ट्राइबल मिनिस्टर के लिए 54वां संविधान संशोधन अधिनियम से आर्टिकल 164 में अमेंडमेंट किया गया और वहां पे ट्राइबल मिनिस्टर के लिए एक क्लोज जोड़ा गया। नहीं, मूल संविधान में ही लिखा है, जब संविधान बना था तभी लिखा है, लेकिन उसमें एक बदलाव किया गया। क्या बदलाव किया गया? जब तक देखो आज 2000 से पहले, मतलब नवंबर, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर, इन 3 दिनों में 3 राज्य बने। इससे पहले बिहार और झारखंड एक थे। हैं? उत्तराखंड, जिसको पहले उत्तरांचल बोला जाता था, जब उत्तराखंड अलग हुआ था तो उस समय उसको उत्तरांचल बोला जाता था। 2006 में उसका नाम चेंज किया गया। तो कौन से आर्टिकल के तहत नाम चेंज किया जा सकता है? आर्टिकल 3, उत्तराखंड कर दिया गया। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बने, ये 3 राज्य बने। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि राज्यों की सीमाएं बदलना, नए राज्य बनाना, ये कौन से आर्टिकल से हैं? आर्टिकल 3 से। कौन सा संविधान संशोधन होगा? सामान्य संविधान संशोधन आर्टिकल 4 के तहत है, विशेष नहीं है। मतलब जो कुल वोट देंगे उनका आधा था। इसी तरह जब बिहार से झारखंड बन गया, लेकिन पहले यह लिखा था मूल संविधान, बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा के एक ट्राइबल मिनिस्टर होगा। लेकिन अब बिहार में तो ट्राइब है नहीं, तो बिहार को हटा दिया, बिहार से झारखंड बना। तो 54वां संविधान में 94 संविधान संशोधन अधिनियम से बिहार को हटा के वहां झारखंड लिखा गया और उसके साथ में छत्तीसगढ़ भी ऐड कर दिया, क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से बना है। तो अब 4 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा। जैसे आपके राज्य में होम मिनिस्टर हर राज्य में होते हैं, होम मिनिस्टर का पद होता है, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, है ना, हम पढ़ते हैं ना। तो उसी तरह एक इन 4 राज्यों में कंपलसरी ये मिनिस्टर रखना ही होगा, ये संविधान में लिखा हुआ है। तो बिहार कब बना? 15 नवंबर को बिहार बना। क्यों बना? कि उसी दिन बिरसा मुंडा साहब की जयंती है, हैं? और उत्तराखंड कब बना? ये एग्जाम पूछे, 9 नवंबर को बना 2000। 1 नवंबर को कौन बना है? छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर को। और उत्तराखंड का पहले नाम क्या था? उत्तरांचल। 9 नवंबर 2000 से लेकर 2006 तक उत्तराखंड को बोलते थे उत्तरांचल। इसका नाम बदला आर्टिकल 3 से, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ आर्टिकल 4 से। अब आता है कि इन राज्यों को स्पेशल मिनिस्टर क्यों दिया गया। आप देखोगे, देखो नॉर्थ ईस्ट में जो राज्य हैं उन राज्यों को नहीं दिया, उनको 6 शेड्यूल दे दी, 6वीं अनुसूची दे दी ना नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए। लेकिन ये जो राज्य हैं यहां पे जनसंख्या बहुत है, इन ट्राइबल पॉपुलेशन इस बेल्ट में बहुत। देखो आप मैप देखोगे, ये देखो मैप, यहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो यहां पे कौन सा 6 शेड्यूल है, 4 राज्यों पे अप्लाई हो रहा है और बाकी के ऊपर इनर लाइन परमिट भी है। ये बेल्ट है, इस बेल्ट में देखो मध्य प्रदेश आ रहा है, छत्तीसगढ़ आ रहा है, झारखंड आ रहा है, उड़ीसा आ रहा है। इस बेल्ट में ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है। ये ट्राइबल पॉपुलेशन जब देश का संविधान बन रहा था तो ट्राइबल पॉपुलेशन उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत पिछड़ा था। 1 मिनट रुक जा भाई। देखो यहां लैंड, अगर जो जमीन है, डिस्प्लेसमेंट का इश्यू था, एजुकेशन, हेल्थ के चैलेंज है। तो इसके लिए एक ऐसा मिनिस्टर चाहिए तो जो डेडिकेटेड हो उस एरिया में, उस एरिया से संबंधित उसी पे काम करे। ऐसे नहीं कि होम मिनिस्टर को ही चार्ज, नहीं, एक अलग मिनिस्टर बनेगा। और आपसे पूछे ट्रैप यूपीएससी ने कि 94th अमेंडमेंट ने नया ट्राइबल वेलफेयर कंसेप्ट शुरू किया, नया ट्राइबल मिनिस्टर शुरू किया, नहीं, गलत है, मूल संविधान से था। 94 से केवल क्या हुआ है अपने कि बिहार को हटा के झारखंड और छत्तीसगढ़ लिखा गया था। ठीक। अब देखो
इन क्षेत्रों में प्रॉब्लम बता चुका हूं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के समय यहाँ पे जंगल था, लैंड बहुत कि लोग कुछ दूसरे ले लेंगे, माइनिंग ज्यादा हो रही थी, कम एजुकेशन है, हेल्थ इश्यू है, लोग यहाँ के लोग राजनीति में भी नहीं थे। अब ये आता है नॉर्थ ईस्ट क्यों नहीं रखा है, मैं बता चुका हूं नॉर्थ ईस्ट के लिए 6वीं अनुसूची है। अब आता है कि ये संविधान में हुआ क्या था। देखो एक छोटी सी चीज, मेजर ध्यानचंद का आप सब नाम जानते हो, ये है मेजर ध्यानचंद साहब। अब मैं अचानक पॉलिटिक्स से स्पोर्ट्स पे क्यों आ गया ये भी बताऊंगा। ओलंपिक में हमारी हॉकी टीम ने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। पहला गोल्ड मेडल जीता था एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम कहाँ है? नीदरलैंड, वही नीदरलैंड जहां से राइन नदी निकलती है, अभी बताया था ना पिछली क्लास में। तो पहला ओलंपिक हिंदुस्तान की टीम खेलने खेलने गई थी हॉकी की, 1928 का एम्स्टर्डम का वो होता है, वहां पे अपना पहला गोल्ड मेडल ओलंपिक का इंडियन हॉकी टीम जीतती है। उस टीम में है मेजर ध्यानचंद। अब आपसे क्वेश्चन, देखो ये तो आप याद कर लेना कि 8 बार ओलंपिक का मेडल जीती हुई है, तो कंटिन्यू देख लो 28, 32, 36, फिर 2 बार 48, 52, 56, फिर अलग अलग 64 और 80। तो आप ये याद रखना किस किस में जीता है। मेजर ध्यानचंद ने 28, 32 और 36 में गोल्ड मेडल के हीरो रहे हैं, हॉकी के विजार्ड बोले जाते हैं। अब आप कहोगे आप यहाँ कहाँ आ गए हैं, यहाँ बात कर रहे थे ट्राइबल मिनिस्ट्री वाले के लिए। तो बात वही है, जब संविधान बना था तो इस हॉकी टीम का कप्तान कौन थे? ये है हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा। दिख रहे हैं जयपाल सिंह मुंडा इस हॉकी टीम के कप्तान थे, जो पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल लेके आई थी भारतीय टीम, हॉकी टीम। एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम कहाँ है? नीदरलैंड की राजधानी। उस पहली टीम के कप्तान थे। अब ये कप्तान क्या है देखो, नीदरलैंड को उसी के घर में रहा, लेकिन ये कप्तान का इनसे क्या है? देखो ये कप्तान, जैसे आज आईएएस का एग्जाम है, आईएएस को पहले बोल लिया जाता था इंडियन सिविल सर्विस, वो एग्जाम क्वालिफाई कर रखा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाए हुए, ट्राइबल पॉपुलेशन से, विदाउट रिजर्वेशन। आज जैसे हम रिजर्वेशन को बहुत सारे लोग गालियां देते हैं, कोई अच्छा भी बताता है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, आप सब समझते हो रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन नहीं होता तो आज देश की हालत कुछ बहुत बेकार होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाते, है ना, जिनका सामाजिक रूप से शोषण हुआ है वो नहीं आ पाते मेन स्ट्रीम में। ये बात मान लेना, उनको मौका नहीं मिलता, तो रिजर्वेशन जरूरी था। लेकिन जयपाल सिंह ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े भी हैं, आईएएस भी बने, गोल्ड मेडल टीम के कप्तान थे, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के भी मेंबर थे। इन्होंने ही मांग रखी सबसे ज्यादा कि किसी भी मंत्री परिषद में, सॉरी, इन्होंने जयपाल सिंह मुंडे की वजह से ही, है जयपाल सिंह मुंडा की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट हुई, इन 4 राज्यों को ट्राइबल मिनिस्टर रखा गया। ये चीज याद। अब आते हैं अपने टॉपिक वापस। मैंने क्या कहा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि आर्टिकल 75 में लिखा कि मंत्रियों की तो नियुक्ति होगी, लिखा था ना कि मंत्रियों की नियुक्ति होगी, लेकिन 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। 75 में लिखा है ना कि 2003 में आया था ना 95 कॉन्स्टिट्यूशन, 91 सॉरी 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया? 2003 में आया। इसमें लिखा था कि 15% से ज्यादा मंत्री नहीं होंगे, लिखा था ना। लेकिन राज्यों में भी यही रूल है, लेकिन राज्यों में एक चीज और जोड़ी गई है कि देखो किसी भी राज्य में मंत्री परिषद सदस्यों की संख्या 15% से ज्यादा नहीं होगी सदन की संख्या से। जैसे सेंटर में बता रखा था कि 543 है केंद्र में, लोकसभा से तो कितने मेंबर? 15%, 81 से ज्यादा मंत्री नहीं बन सकते। 2003 में आया 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब देखो, परंतु किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित संख्या 12 से कम नहीं होगी। यह भी एक राज्यों के लिए है, सेंटर के लिए नहीं है। अब ये रूल क्यों जोड़ा? देखो गोवा है, गोवा की असेंबली की सीट है 40, अगर 15% वाला रोल अप्लाई होता है तो वहां पे तो भाई 6 ही मिनिस्टर बने थे सीएम के सहित। तो अब आप हेल्थ हो गया, होम हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गई, हैं आप अगर देखोगे हाईवे वाला देख लोगे, कौन सी मिनिस्ट्री किसको दोगे? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री होगी, ट्राइबल मिनिस्ट्री हो जाएगी किसी राज्य में, तो आप किसको कितना? 6 में तो काम ही खत्म हो जाएंगे। तो कहा गया है कि कम से कम 12 हो सकते हैं। तो 2 शर्त है, एक तो 15% से ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन अगर यहां 15% से ज्यादा 12 है तो 15% से ज्यादा है, लेकिन यहां पे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कम से कम 12 हो सकते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना ना, आपको ट्रैप कर, जैसे सिक्किम है, सिक्किम में 32 है, अगर 15% वाला रूल अप्लाई करें तो वहां तो 5 ही बनेंगे,
अरुणाचल प्रदेश में 9 ही बनेंगे, तो 9 में क्या सारी मिनिस्ट्री आ जाएगी? क्या सारे डिपार्टमेंट आ जाएंगे? धीमे धीमे जिसको देख ले हम नहीं देख पाएंगे। उत्तर प्रदेश में 15 का अप्लाई हो रहा है, तो मतलब वहां 60 से ज्यादा नहीं होगा। तो रूल ध्यान रखना, पहली कंडीशन 15% से ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन 12 से कम भी नहीं होंगे। 15% टोटल संख्या का, लेकिन 12 से कम भी नहीं होना चाहिए। तो आप समझ गए। गोवा वाला, गोवा में मैक्सिमम मिनिस्टर 6 हो सकते हैं, नहीं 12 हो सकते हैं। ध्यान रखना, 15% रूल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, ये भी ट्रेप कर दे नहीं। 15% कब आया है? ओरिजिनल मूल संविधान में है नहीं, 2003 के 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ही जोड़ा गया। याद रख लोगे। अब आता है कि कोई भी मिनिस्टर 164 का आर्टिकल 4, 164 का आर्टिकल क्लोज 5, क्लोज होते हैं ना, 164 आर्टिकल है उसका 4 और 5। 4 कहता है 164 का, कोई मंत्री 6 महीने तक किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं रहता है तो वो मंत्री नहीं रहेगा। तो अब देखो, पिछली क्लास में हमने पढ़ा वही केस, उस केस की भी जानकारी देंगे। सबसे पहले देखो, कोई व्यक्ति अगर एमएलए एमएलसी नहीं है, अगर फिर भी वो मंत्री बन जाता है, तो 6 महीने के अंदर उसको एमएलए या एमएलसी बनना होगा किसी भी लेजिस्लेचर का। जैसे ममता बनर्जी 2021 का चुनाव हार गई थी, हैं, भानीपुर से, लेकिन वो सीएम बन गई, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर वो वापिस एमएलए बन गई, बाई इलेक्शन जीत के बन गई थी। उसी तरह उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम बने थे, तो वो पहले कोई मंत्री, कोई सदस्य नहीं, ना एमएलए थे ना एमएलसी, डायरेक्ट सीएम बने, लास्ट में वो एमएलसी बन गए 6 महीने के अंदर। अब ये होता है कि कोई जरूरी थोड़ी है कोई इलेक्शन लड़े 6 महीने वाला। मैंने कल ही बताया था, एसआर चौधरी स्टेट ऑफ पंजाब की, वहां पे तेज प्रताप सिंह जी हैं, 2 एमएलए तो बने नहीं पंजाब में, डायरेक्ट 6 महीने का, 6 महीने मंत्री बने, फिर इस्तीफा दिया, फिर 6 महीने मंत्री, ऐसे करके कोई बन जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है। किस केस में? एसआर चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तेज प्रताप सिंह में कहा कि ये लॉजिक गलत है, क्योंकि आर्टिकल 164 में का क्लोज 4 में जो दिया गया वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। वो इसलिए दिया गया कि थोड़ा टाइम मिल जाए इलेक्टेड मेंबर के लिए। फिर आता है 164 का क्लोज 5। देखो, हम 75 में भी पढ़े कि मंत्रियों की सैलरी कहां से होगी। लिखा कि जब तक संविधान लिखा गया है, संविधान में लिखा था कि दूसरी अनुसूची, उसी तरह केंद्र की भी दूसरी अनुसूची। लेकिन आगे ध्यान रखना, इसमें यह भी लिखा है कि जब तक लेजिस्लेचर, मतलब असेंबली है, स्टेट असेंबली अगर कोई कानून नहीं बनाती, तब तक ये सेकंड शेड्यूल से दूसरी अनुसूची, अगर कानून बना दिया तो सेकंड शेड्यूल के अनुसार सैलरी नहीं मिलेगी, उस कानून के अनुसार मिलेगी। केंद्र में भी यही है, सेकंड शेड्यूल, लेकिन कानून बना दिया तो नहीं, तो दोनों जगह कानून बन चुके हैं। ठीक, तो इन दोनों को आपको कंपैरिजन पूछे, 164 सेंटर का 4, 75 का 75 का 5, ऑलमोस्ट तो कंसेप्ट तो सेम ही है दोनों की, है। तो आप इन दोनों को बता सकते। सॉरी, ये 164 का 5 होगा ना, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 5। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है जैसे 165 आर्टिकल 165, राज्य का महाधिवक्ता। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है। जैसे हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा, सेंटर केंद्र सरकार के लिए क्या है? भारत का महान्यायवादी। देखो, ये दोनों नाम में कंफ्यूजन मत करना, ये है न्यायवादी, महान्यायवादी, शब्द ही है, दोनों का काम सेम है। यह है राज्य का महाधिवक्ता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, जो केंद्र सरकार का है। ये राज्य सरकार का है एडवोकेट जनरल। पिछली क्लास में बताया था कि अटॉर्नी जनरल क्या करेगा? केंद्र सरकार का वकील है, कानूनी सहायता देगा, उससे कानून लड़ेगा, उसे कानूनी एडवाइस देगा कि ये कानून बना रहे हो, इसमें कोई आपको चैलेंज ना कर दे कोर्ट में। तो उसके लिए है 76, राज्य के लिए है 165, 165। अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, सैलरी भी राष्ट्रपति तय करता है। वैसे ही राज्य का राज्यपाल सीएम के कहने पे एडवोकेट जनरल को या राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेंगे। किसको करेंगे नियुक्ति? गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। कौन बन सकता है? अब देखो, पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि भाई एडवोकेटेड जनरल कौन, सॉरी अटॉर्नी जनरल कौन बन सकता है? जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन रखता है। आर्टिकल 124 में है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन क्या है कि किसी भी हाई कोर्ट का 5 साल तक जज रहा हो और 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया हो, या राष्ट्रपति की नजर में बहुत बड़ा नॉलेज वाला हो, कानून का बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी हो। उसी तरह एडवोकेट जनरल मतलब राज्य का महाधिवक्ता बनने के लिए क्या है कि किसी भी हाई कोर्ट में है
किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील रहा हो, जज नहीं, 10 साल तक वकील रहा हो। दूसरा, अब जैसे हाई कोर्ट, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट होता है, हम्म, उनमें 10 साल तक जुडिशियल ऑफिसर रहा। जैसे यूपीएससी में आईएएस का एग्जाम होता है ना, उसी तरह जुडिशरी के अंदर भी एग्जाम होता है, सिविल जुडिशरी का है। तो ये स्टेट जुडिशरी के भी एग्जाम होते हैं, तो उनमें क्या होते हैं, वो जज बनते हैं। फिर वो जज 10-10 साल, अगर 10 साल का उनको अगर एक्सपीरियंस हो गया और सरकारी सेवा है, तो वो फिर हाई कोर्ट के भी जज बन सकते हैं, तो वो योग्यता है। तो कम से कम 10 साल का क्या रहा हो, है, जुडिशियल ऑफिसर रहा हो। क्या रहा हो, 10 साल का जुडिशियल ऑफिसर रहा हो, या 10 साल हाईकोर्ट में वकालत करते हो गए। भारत का नागरिक हो, वो क्या बन सकता है, एडवोकेट जनरल, राज्य का महाअधिवक्ता। अटॉर्नी जनरल के लिए अलग है कि वो हाईकोर्ट में 5 साल जज और हाईकोर्ट में 10 साल की प्रैक्टिस, एडवोकेट रहा हो, है ना। और कानून का नॉलेज हो, यहां पे कानून का नॉलेज वाला नहीं है। अब आगे आता है कि ये काम क्या करेगा, इसका काम क्या होगा। हाँ, एडवोकेट जनरल का काम होगा राज्य सरकार को कानूनी सलाह देना, लीगल एडवाइस देना। सरकार पूछे कि ये मैं कानून बना रहा हूं, ये कहीं संविधान के खिलाफ तो नहीं है, हैं, अगर कुछ गलत कानून बन गया तो उसके स्टेट के गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ेगा। सपोज करो तमिलनाडु सरकार ने एक कानून लेके आई, रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई। अब उस रिजर्वेशन पॉलिसी को किसी व्यक्ति ने चैलेंज कर दिया, हाईकोर्ट में केस कर दिया कि ये भाई ये संवैधानिक नहीं है। उस पर केस कौन लड़ेगा, वो मंत्री जाएंगे? नहीं, सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल वो केस लड़ेगा। कौन, अब सपोज करो यूपी सरकार ने एक जमीन ली किसानों से, कहा भाई यहां से हम हाईवे निकालेंगे, और उन किसानों को जमीन के पैसे दे दिए। लेकिन कोई व्यक्ति जाके कोर्ट में चला गया, अब केस कौन लड़ेंगे, क्या सीएम जाएंगे? नहीं, एडवोकेट जनरल जाएगा केस लड़ने के लिए, है ना। अब ये दूसरा, तो महाअधिवक्ता क्या कर सकता है, देखो, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, मैंने कहा लोकसभा राज्यसभा में जाके बात बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, वहां पे बहस में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वोट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, आर्टिकल 88 के तहत नहीं कर सकते वोट। तो उसी तरह एडवोकेट जनरल भी क्या कर सकता है, स्टेट की राज्य विधानसभा में जा सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता, आर्टिकल 177 के तहत। अब राज्य की, राज्य सरकार किसके नाम पे काम करेगी? जैसे केंद्र में सारे काम किसके नाम से होंगे, आर्टिकल 77 के तहत राष्ट्रपति के नाम पे। इसी तरह आर्टिकल 166 के तहत राज्य के सारे काम किसके नाम से होंगे, राज्यपाल के नाम से होंगे। लेकिन वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के पास होती है, लेकिन राज्यपाल के पास कुछ विवेकाधीन भी शक्तियां हैं, जैसे आर्टिकल 200, आर्टिकल 356 और 6वीं अनुसूची। ठीक, अब आता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि आर्टिकल 78 के तहत 3 क्लोज है। उसी तरह आर्टिकल 167 में भी 3 क्लोज है। जैसे राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सूचना देगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सूचना मांगा तो भी देनी होगी। कोई मंत्री अगर अलग कोई अपना विचार है तो उसको मंत्रिमंडल में रखवाना, यही काम यहां पर होगा। देखो, सबसे पहले आर्टिकल 167 के तहत मुख्यमंत्री की ड्यूटी क्या है कि वो मंत्रिपरिषद के सारे डिसीजन किसको बताएगा, राज्यपाल को। यही ड्यूटी सेंटर में देखेंगे प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को बताएंगे, आर्टिकल 78। आर्टिकल 67 सीएम गवर्नर को बताएगा। मान लो सीएम के मंत्रिपरिषद ने कोई नई शिक्षा पॉलिसी बनाई, कोई नए राज्य के बारे में कोई लो प्रपोजल लेके राज्य में, रिजर्वेशन डिसीजन है, कोई बजट से संबंधित डिसीजन है, इन सब की इंफॉर्मेशन गवर्नर को देगा। दूसरा क्लोज है, वो कहता है गवर्नर कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है, सीएम को देनी पड़ेगी, सरकार से संबंधित है। स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर इश्यू क्या है, सीएम से। 2 क्लोज हो गए। तीसरा है कि अगर कोई इंडिविजुअल मिनिस्टर है, मतलब मिनिस्टरों की 10 की संख्या और उसकी एक की बात नहीं सुनी जा रही, वो गवर्नर के थ्रू एक बार अपील करवा सकता है कि पूरी परिषद के सामने उसकी बात रखी जाए, है ना, कि अकेले डिसीजन है उसका रखा जाए। अब क्वेश्चन, एडवोकेट जनरल की क्वालिफिकेशन खत्म करते हैं इसी के साथ चैप्टर ना। सबसे पहले एडवोकेट जनरल की क्वालिफिकेशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज का क्वालिफिकेशन आर्टिकल 124, या हाई कोर्ट के जज का क्वालिफिकेशन आर्टिकल 217, केवल एडवोकेट या एमएलए होना जरूरी। क्या होगा, नहीं समझ में आया ना, ये क्वेश्चन है। चलें आगे।
हाई कोर्ट का जज का जो क्वालिफिकेशन होगा, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, हाँ बी सही। आगे चलते हैं। ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री का प्रोविजन शुरू से था कि हमारे जब देश का संविधान लिखा क्या तब से ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री का जो प्रोविजन है वो था। क्या होगा इसका आंसर, किसने क्या बताया? नहीं बेटा, डी नहीं होगा। डी में तो क्या, देखो यही देखो, हाँ, कोई ना, यही आपका कंफ्यूजन, यही एग्जाम में करोगे। डी में क्या किया, देखो 94 अमेंडमेंट से बिहार की जगह झारखंड और छत्तीसगढ़ लिखा था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होगा, ओरिजिनल में लिखा था बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। 94 में 4 राज्य कर दिए, बिहार को उठा के छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, ओरिजिनल में था। देखो ऐसे क्यों सुनाते हैं, निम्न में से खां गवर्नर डिस्क्रेशन यूज कर सकता है। डिस्क्रेशन का मतलब कि अपने विवेक के अधीन पावर का यूज कर सकता है। पहला यहां लिखा है ए, ये मैं डाल लेता हूं, ए बी सी डी। हंग असेंबली, हंग असेंबली में बता चुका हूं कि जहां पे किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है वो हंग असेंबली। आर्टिकल 356 में रिपोर्ट में, हाँ बिल रिजर्व करना आर्टिकल 200 के तहत। हर मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट क्या वो अपने मन से कर सकता है, विवेकाधीन से? नहीं, किसके कहने पे करेगा? सीएम के कहने पे। तो ये गलत हो जाएगा। तो ए बी और सी तो कहाँ है? तो ए बी सी आप ऐसे मान लो, 1 2 3, सॉरी इनको ए बी सी नहीं लिखना था, 1 2 3 और 4। तो चौथा गलत है, 1 2 3 बी सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब इनको आप बताओ इनमें कौन सा गलत है। आर्टिकल पिछली क्लास का भी है इसके में साथ, इसमें गलत कौन सा है या सही कौन सा है? कि ये जो पेयर है, जैसे आर्टिकल 74 क्या प्रेसिडेंट के लिए है एडवाइज, मतलब एडवाइज का मतलब कि प्रेसिडेंट को सलाह के अनुसार काम करेगा। 75 है कि केंद्र सरकार के मंत्रियों के बारे में है। 63 है कि गवर्नर को एडवाइज के लिए मुख्यमंत्री होगा, उसकी परिषद होगी। 64 है राज्य के मंत्रियों के बारे में। 66 है स्टेट का बिजनेस, जैसे मतलब राज्य का काम राज्यपाल के नाम से होगा। 67 है कि सीएम की ड्यूटी है गवर्नर को इन्फॉर्मेशन देना। तो इसमें सारे ही सही हैं बेटा, कोई गलत नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसमें डालो 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर दे सकते हो ना। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। ठीक। सर वो 1 सेकंड, मुझे कुछ पूछना था। हाँ 1 मिनट गुड़िया, 1 मिनट बस, आप पूछ सकते हो, 1 सेकंड रुक जाओ। हाँ अब पूछो गुड़िया। सर वो आपकी सारी क्लासें मैंने पढ़ी, लेकिन वो बीच में सर वो 2 क्लास किसी कारण से मैं नहीं पढ़ पाई। लेकिन अभी वो आपका चैनल रिमूव हो गया, तो सर क्या मैं टेलीग्राम के नोट से पढ़ूं? देखो गुड़िया, आप है ना टेलीग्राम के नोट से पढ़ लो। संडे को मेरे को टाइम मिलेगा, मैं वापस वो दोनों क्लास कराऊंगा। इस बार मैंने बैकअप भी रखा है कि यूट्यूब अगर इस बार भी वो वापस उड़वाता है, कोई अगर स्ट्राइक देके, तो कोई फर्क नहीं जी सर। पड़ना, उड़ाने दो, हमारे पास टेलीग्राम का बैकअप रहेगा। तो वो ठीक है क्लास सर। मैं वापस रिकॉर्ड करूंगा आपके साथ। आप आओ संडे को, जब टाइम, इस संडे या नेक्स्ट संडे जब मैं फ्री हो जाऊं, तो दोनों हाँ सर। क्लास वापस रिकॉर्ड होगी। आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप नहीं देख पाए तो, है ना। हम ठीक है पॉलिटी सर। करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे 10 महीने में। देखो आप ये मत सोचो 10 महीने में कैसे होगा। हमने शुरू में केवल पॉलिटी से शुरुआत की, आज थोड़ा हाँ ज्योग्राफी की सर। मैपिंग आई है। फिर धीमे धीमे हम थोड़ा सा कभी कभी इकोनॉमी शुरू करेंगे, फिर करंट अफेयर भी शुरू हो जाएगी, है ना। थोड़ा सा स्पीड ठीक बढ़ानी है। है। और कुछ पूछना है? जी सर, बस। और किसी को कुछ? मुझे तो इसमें ये पूछना था, जैसे अभी आज जो पढ़ा रहे हैं फिल्म्स की बेस है या फिर मतलब जैसे मेंस का भी रहेगा? हाँ ये अभी आपका जो बढ़िया क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन। देखो क्लास देखो देखो, चल रही है इसके लिए। 1 मिनट, यूपीएससी का आप सिलेबस देखना। यूपीएससी के जी। सिलेबस में पहले मैं मेंस पे जाता हूं। मेंस में हम देखते हैं तो गुड़िया क्या आता है, 4 जीएस के सब्जेक्ट सामान्य अध्ययन, कितने, तो जिसको बोलते हैं जीएस जनरल स्टडी के 4 पेपर होते हैं। एक निबंध का पेपर होता है, किसका, एशे का। एक एशे का कितने हो गए, 5। 2 सब्जेक्ट होते हैं ऑप्शनल, जो आप हिस्ट्री रखो, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी रखो उसका। टोटल कितने हो गए, 7 है। प्रत्येक पेपर कितने नंबर का होता है, एक बताओ, प्रत्येक पेपर होता है 250 नंबर का, कितने का, 250 नंबर का। अब इन जो ये 4 सब्जेक्ट है ना, इन 4 सब्जेक्ट में आप देखोगे, हाँ तो ऑप्शनल में बेटा 500 को है ना प्रत्येक सब्जेक्ट, मतलब प्रत्येक पेपर, तो ऑप्शनल के भी 2 पेपर होंगे, तो एक पेपर 250, दूसरा भी 250, तो टोटल कितने हो गए, 500।
ऐसे भी 500 का है, सॉरी 250 का है। इसी तरह जीएस के जो 4 पेपर है इनमें हम आते हैं। जीएस का पहला पेपर है, इसमें क्या आता है? भारत की ज्योग्राफी है, भारत का इतिहास, भारतीय सोसाइटी। दूसरा जीएस में क्या आएगी? पूरी की पूरी पॉलिटी आएगी, भारत का संविधान, भारत का इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह ये आएंगे। तीसरे में आएगी इकोनॉमी, अर्थशास्त्र। चौथे में आएगा इथिक्स। इथिक्स वो ही कर पाएगा जिसने पॉलिटी अच्छे से पढ़ी है। 4 जीएस हो गया। अब आप प्री का जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका सिलेबस सुनो। उसमें क्या सब्जेक्ट है? हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट। साइंस टेक थोड़ा अलग है। ये 5 सब्जेक्ट ही है। ये पांचों सब्जेक्ट क्या यहां कवर नहीं हो रहा? तीसरे पेपर में हम देखते हैं साइंस टेक भी है, इकोनॉमी भी है और इन्वायरमेंट भी है। तो सिलेबस कुछ भी अलग नहीं है। आप परी का पढ़ो, मेंस का पढ़ो, आपको समझना है। जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, जैसे ये परी के लिए, लेकिन आपसे ये पूछ ले कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों में क्या अंतर है, तो आप बता सकते हो अगर ये क्लास में पढ़ा है तो। नहीं जी बता, सर। देखो ये चीजें मैं देखो। हाँ आप बोलो बोलो, सुनो। जैसे कि क्वालिफाइंग पेपर रहता है इंग्लिश का, तो मतलब उसकी क्लास आप कराएंगे? ओके, देखो आपने 10th क्लास में इंग्लिश थी आपके, 12th में भी थी, सबके रहता है सब्जेक्ट, सब पास करके आए हो। यूपीएससी में इंग्लिश का पेपर होता है 300 नंबर का। ये क्वालिफाइड नंबर पेपर है, इसमें आपको 25% लाना है गुड़िया। आपको 12th क्लास में 36% लाते थे तब जाके इंग्लिश के पेपर में पास होते थे, यहाँ 25%। 12th क्लास जैसी इंग्लिश आएगी, पैराग्राफ देंगे आपको लिखना है, आपको नॉर्मल इंग्लिश है सेंटेंस का। तो इसमें कितने नंबर लेके आना है? 75 लेके आना है। इंग्लिश की टेंशन मत लो, आप जैसे गवर्नर पढ़ रहे हो, एडवाइस पढ़ रहे हो, ये इंग्लिश है नॉर्मल इंग्लिश। हिंदी भी 300 की होगी, 75 नंबर लाना है, 25% क्वालिफाई। इस पे टेंशन ही नहीं लेनी आपको। और कुछ? सर ऑल वैसे सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा ना? क्या? आप वापस थोड़ा सा आराम से बोलो। बोले ऑल सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा ना? सारे सब्जेक्ट का होगा गुड़िया, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी है ना। तो इसी के साथ खत्म करें अब। एक क्वेश्चन ठीक और है। है मेरा। हाँ एक क्वेश्चन और बोलो। जो ऑप्शनल रहेगा तो ऑप्शनल की क्लासेस आप कराएंगे? ऑप्शनल बेटा मैं एक ऑप्शनल कराऊंगा हिस्ट्री, यस। बाकी का ऑप्शनल ज्योग्राफी। एक मेरे दोस्त है, दो ऑप्शनल तीन, तीन ऑप्शनल की मैं सोच सकता हूँ हो पाया, लेकिन एक ऑप्शनल आप कंप्लीट फ्री रहेगा मेरी तरफ से हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। पर पॉलिटी आप यहाँ से पढ़ रहे हो तो पॉलिटी में आप भी, आपको कोई ज्यादा पॉलिटी भी कर, दो ऑप्शनल करा दूंगा। दो ऑप्शनल आपको फ्री मिलेगा, वो जी मैं सर। कराऊंगा। और बेटा दे मेरे बस की नहीं है इतना ना, कि मेरे को नहीं अभी मैं कह दूं सारे करा नहीं करा पाऊंगा। दो आपको फ्री है, आप टेंशन मत लो, ठीक है? और कुछ? सर एक सजेशन मैं दूँ आपको इस पर। क्या? थोड़ा आवाज लाउड बेटा, सुनाई नहीं, क्या करे गुड़िया? बोलो बोलो इसमें कोई। एक हाँ आपको सजेशन दूँ, सारे जैसे हम लोग फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आप ये पता कर सकते हैं सर, जैसे कि मतलब सभी लोग क्या ऑप्शनल लेने वाले हैं, आप इस तो ऑप्शनल की उससे ये बिल्कुल है भी कि मत एक सोच, क्लास नहीं नहीं बेटा, कंपलसरी चल जाएगी। ऑप्शनल का आप बिल्कुल चिंता मत करो। जिस सब्जेक्ट में आपको, पहले आप जीएस पढ़ लो, इन पांचों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट ले लो कि आपको सबसे ज्यादा नंबर किस में ला सकते हो। अगर आप पॉलिटिकल लेते हो, मैं तो ये मानता हूँ पॉलिटिकल साइंस लो। क्यों? जीएस सेकंड पेपर पॉलिटिकल साइंस का है। अरे 500 नंबर उधर से, 250 नंबर, 750 का ऑप्शनल बनता है, 750 नंबर मेंस के बनते हैं, है ना। तो वो लेकिन पॉलिटिकल उसमें ऑप्शनल आई। पे, ऑप्शनल पे अलग बात करेंगे कि कौन सा लेना चाहिए, पहले आप पढ़ो, है ना। और कुछ पूछना है? ठीक है खत्म करते हैं, ओके सभी को बाय बाय। अरे एक रिक्वेस्ट आपसे छोटी सी, मैं कुछ ज्यादा ये नहीं, मेरे को कोई फीस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, रिक्वेस्ट ये प्लीज आप भी पढ़ो, अगर आपके कोई दोस्त है उनको भी बताओ, क्यों वो कहीं पैसे दे। अगर आपका दोस्त का भी सिलेक्शन हो जाए, मैं तो यही चाहूंगा, मेरे को कोई फेमस भी नहीं होना, मैं चाहता हूं कि आप पढ़ो बस, ठीक है। तो मेरे को कोई चार्ज भी नहीं चाहिए भाई, इतनी मेहनत करता हूँ। कोई अदर कोचिंग के पेड भी इतना नहीं करती, आप जाके देख लेना यूट्यूब पे, उनके डेमो क्लास के पढ़े होंगे, वो फर्जी बातें करते हैं, है ना। तो आप यस। पढ़ो गुड़िया, बस यही है, थैंक आगे यू बढ़। सर। ओके बेटा, ओके। ओके गुड़िया।